हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नीट AIPMT 2013 से लेकर 2020 तक के पेपर्स में रे ऑप्टिक्स चैप्टर से आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। हर पेपर में यूजुअली 2 या 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। इनफैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन और सेमीकंडक्टर्स चैप्टर्स के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। इसके साथ साथ ऐसा ही और भी बहुत सारा कंटेंट आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउट्स और डिस्कशंस के लिए टेलीग्राम ऐप पर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट 2013 के क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कॉन्केव लेंस, देयर सर्फेसेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर हमें 2 लेंसेज दी हुई है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स है, और दूसरी लेंस है प्लेनो कॉन्केव जिसमें एक सरफेस प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉन्केव है, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है। दोनों लेंसेज एक दूसरे के अंदर फिट हो सकती हैं और उनकी प्लेन सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों सरफेसेस जो हैं उनके कर्व्ड सरफेस का रेडियस सेम होगा, तभी वो दोनों एक दूसरे के अंदर फिट हो पाएंगे। If the lenses are made of different materials of refractive indices mu1 and mu2, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 और प्लेनो कॉन्केव लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2 लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का r है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो ये जो दोनों लेंसेज की कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ हमें बतानी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, आगे भी इस वीडियो में आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर 2 थिन लेंसेज जब कांटेक्ट में होती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकलती है, 1/f कॉम्बो इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर हम दोनों लेंसेज की जो फोकल लेंथ है वो निकालेंगे और उनके रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हमारे पास आएगा। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि f1 और f2 की वैल्यूज प्रॉपर साइन के साथ हमें डालनी है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी आएगी हमें वो वैल्यूज साइन के साथ डालनी है। और ये फोकल लेंथ f1 और f2 कैसे निकलेंगी, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला में किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैसे आती है, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1। म्यू रिलेटिव क्या होता है, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स एयर है तो यहाँ पर सराउंडिंग्स हम 1 लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। R1 और R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं दोनों सरफेसेस के, लेंस के 2 सरफेस होते हैं। यहां पर R1 और R2 की वैल्यूज हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ यूज करनी है। तो सबसे पहले पहली लेंस जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी बात करेंगे। 1/f ऑफ द फर्स्ट लेंस हो जाएगा mu1 -1। इसका मटीरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है, सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो म्यू रिलेटिव की जगह आएगा mu1/1, जिसको मैंने सिंपली mu1 लिखा है। यहां पर अब हम ये जो रेडियस की टर्म्स हैं इनको कैसे डालेंगे ये देखते हैं। मैं यहां पे आपको रेफरेंस के लिए एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं और हम अज्यूम करेंगे कि लेंस के लेफ्ट से इंसिडेंट रेज आ रही हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज। ये रेज जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात प्लेन सर्फेस है, प्लेन सर्फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी। उसके बाद यहां पर डायरेक्शन अगर हमें लेनी है तो इंसिडेंट लाइट आ रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो राइट वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव सेट करेंगे। दूसरा कर्व्ड सरफेस अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो लाइट इस तरीके से उसको स्ट्राइक करेगी, तो इसका सेंटर अगर आप देखेंगे तो वो आपके कर्व्ड सरफेस के सेंटर्स के लेफ्ट में होगा। तो ये जो O पॉइंट है ये कर्व्ड सरफेस का सेंटर है और ये खुद कर्व्ड सरफेस से लेफ्ट की तरफ हमें दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लिया है फॉर दी R2। तो यहां पर हम देखेंगे पहली टर्म 1/∞ होगी जो 0 हो जाएगा, -1/-r। तो 2 माइनस के साइन मिल जाएंगे, हमारे पास बचेगा डिनोमिनेटर में r और न्यूमरेटर में mu1 -1। सिमिलरली अब हमें दूसरी लेंस के लिए भी सेम डिस्कशन करना है। तो दूसरी लेंस के लिए यहां पर म्यू रिलेटिव में आएगा mu2/1 -1 और उसके बाद फिर से हमें रेडियस R1 और R2 की वैल्यू डालनी है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। फिर से हम एक बार साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे। ये यहां पर कनकेव सरफेस है और उसके बाद प्लेन सरफेस है। इंसिडेंट लाइट मैं मानूंगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है।
तो अगेन राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ओरिजिन क्या लेंगे, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सेंटर। तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका यहां पर लेफ्ट की तरफ सेंटर आएगा, तो पहली टर्म हो जाएगी -r। फिर उसके बाद इंसिडेंट लाइट जो है वो प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करेगी और प्लेन सरफेस के केस में रेडियस हमने लेना है इन्फिनिटी और 1/r वाली टर्म फिर 0 हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे -r की टर्म हमारे पास बचेगी डिनोमिनेटर में, तो -r मैंने लिखा है, न्यूमरेटर में बचेगा μ2 - 1। अब हमने 1/f1 और 1/f2 निकाल लिए हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हमारे पास आएगी। तो 1/f1 की जगह μ1 - 1/r मैंने डाला है और 1/f2 की जगह -μ2 - 1/r हमने लिया है। यहां से r की टर्म को हम कॉमन ले लेंगे, पहली टर्म बचेगी μ1 - 1 और माइनस के साथ दूसरी टर्म बचेगी μ2 - 1। तो यहां पर हो गया μ1 - 1 माइनस μ2 + 1। यहां आप देख सकते हैं 1 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास ऊपर बचेगा μ1 - μ2 और नीचे बचेगा r। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ लेनी है तो दोनों साइड्स को हम उल्टा कर देंगे, तो f कॉम्बो की टर्म ऊपर चली जाएगी और राइट हैंड साइड का भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो r की टर्म ऊपर आ जाएगी, μ1 - μ2 की टर्म डिनोमिनेटर में आएगी। आप देखेंगे ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। इसी पेपर का एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ कन्वर्जिंग पावर ऑफ 40 डायोप्टर्स and the least converging power of the eye lens behind the cornea is 20 diopters। तो यहां पर हमारे जो आई है उसका कॉर्निया लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, उसकी पावर हमें दी हुई है और सिमिलरली आई लेंस की पावर भी हमें दी हुई है। आई लेंस जो है हमारी आईज में आई लेंस अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकती है, इसीलिए यहां पर मिनिमम पावर का डिस्कशन किया गया है। Using this information, the distance between the retina and the cornea eye lens can be estimated to be। तो एक तरीके से हमें आई का डायमीटर जो है, अगर हम उसको स्फेरिकल अज्यूम करें तो उसका डायमीटर हमें डिस्कस करना है, कॉर्निया से लेकर रेटिना तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। तो यहाँ सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लिया हुआ है और इसीलिए पैरेलल लाइट रेज हमारी आई को एंटर कर रही है। यहाँ पर आई में आगे जो बल्ज है वो कॉर्निया को शो कर रहा है और उसी के साथ उसी के जस्ट पीछे आई लेंस है और इन दोनों की वजह से लाइट रेज कन्वर्ज होकर रेटिना पर इमेज बना रही है। तो यहाँ पर हमें आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बताना था। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे लिया है तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ के ऊपर, ठीक। और वो फोकस का जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द रेटिना, वहां पर इमेज बनती है जिस इमेज को हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। तो अगर आपको आई लेंस से रेटिना के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो एक तरीके से आपको ये जो कॉर्निया और आई लेंस का सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ निकालनी है और वो आपको डिस्टेंस दे देगी। तो यहां पर कॉर्निया और आई लेंस का जो सिस्टम है उसकी पावर हमें मालूम है, नेट पावर क्या हो जाएगी, दोनों का सम। जब दो कन्वर्जिंग सरफेसेस आसपास में होंगे तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं, नेट पावर आ जाएगी P1 + P2, 40 + 20 हो जाएगा 60 डायोप्टर्स। अब नेट पावर से नेट फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं, पावर का रेसिप्रोकल हमें लेना है तो F नेट हो जाएगा 1/P नेट। पावर अगर डायोप्टर्स में है तो फोकल लेंथ मीटर में आती है, तो यहां पर 1/ नेट पावर जो है वो टर्म हो जाएगी 1/60। ये फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी मीटर में। इसको आप फर्दर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। तो इस कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ है 1.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब है लेंस से रेटिना का डिस्टेंस हो गया 1.67 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। AIPMT 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए। यहां पे मैंने प्रिज्म ड्रॉ किया है, उसका एंगल ए हमें दिया हुआ है। वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज सिल्वर्ड। तो यहां पर इसका एक सरफेस जो है रिफ्रैक्शन करने वाला सरफेस, उसको हमने सिल्वर कर दिया है। तो उसका आउटसाइड सरफेस हमने सिल्वर किया है, जिसकी वजह से इस साइड का इनर सरफेस जो है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। आगे देखते हैं। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस। तो अब ये सेकंड सरफेस को हमने मिरर बना दिया था।
फर्स्ट सरफेस के ऊपर लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है। तो यहां पर इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ की है और फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। इस सरफेस से परपेंडिकुलर मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है विच इज दी नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2a हमें दी हुई है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे यहां पर स्ट्राइक करेगी इसके बाद इस रे का रिफ्रैक्शन होगा। बाहर एयर है, अंदर प्रिज्म जो है वो ग्लास से बना हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और ये आगे मैंने फर्दर रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ कर दी है। तो यहां पर रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r ले लेंगे। आगे आप देखेंगे लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है अब ये मिरर से जाके स्ट्राइक कर रही है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रे जो है इट विल बी रिटर्न्ड बैक थ्रू द सेम पाथ। तो जो इंसिडेंट रे थी उसी डायरेक्शन में अब हमें वापस रिफ्लेक्टेड रे मिल गई है। ठीक, तो यहां पर ये जो मिरर है ये एज इट इज उल्टी डायरेक्शन में रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये किस केस में होगा? जब प्लेन मिरर के केस में इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से 90 डिग्री पर होती है तब द रे इज रिफ्लेक्टेड बैक। बेसिकली क्या होगा, यहां पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा, मतलब उसी लाइन के अलोंग लाइट रेज वापस चली जाएंगी। तो यहां पर हमने देखा है कि ये जो रे स्ट्राइक कर रही थी मिरर को, इसका मिरर के सरफेस के साथ एंगल था 90 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहां पर डायग्राम बनाना और उसके बाद ज्योमेट्री अप्लाई करना, ये दो स्टेप्स ज्यादातर प्रिज्म के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। सही डायग्राम बनाने के बाद अब हम आगे ज्योमेट्री पे ध्यान देंगे। तो यहां पहले सरफेस का नॉर्मल हमने ड्रॉ किया था, यानी कि सरफेस और डॉटेड लाइन के बीच में एंगल था 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r हम देख चुके हैं, तो दूसरा एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस r। तो यहां पर दूसरा एंगल 90 माइनस r मैंने लिखा है। अब आप ऊपर ये एक ट्राइंगल देख सकते हैं जिसके 3 एंगल हैं, a 90 डिग्री और 90 माइनस r। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल हमें मालूम है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो a प्लस 90 माइनस r हो जाएगा 180। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स जो है 90 प्लस 90 वो राइट हैंड साइड की 180 वाली टर्म को कैंसिल कर देंगे। यहां से a की वैल्यू सिंपली r के बराबर आ जाएगी। तो पहले सरफेस पर जब रिफ्रैक्शन हुआ था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस था 2a और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था r, जिसकी वैल्यू a के बराबर हम निकाल चुके हैं। अब यहां पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ2। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है तो ऊपर की टर्म हो जाएगी sin 2a। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन a के बराबर आया था तो डिनोमिनेटर में आएगा sin a। μ2 यानी कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम म्यू लेंगे और μ1 की जगह चूंकि सराउंडिंग्स में एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले सकते हैं। तो यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है sin 2a अपॉन sin a। अब इसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है। sin 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a। क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है। डिनोमिनेटर में sin a की टर्म रहेगी, आप देखेंगे ऊपर नीचे sin a की टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स cos a। ऑप्शन बी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। इसी पेपर का एक और क्वेश्चन देखेंगे। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यहां पर अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या चेंज आएगा उसको हमें एनालाइज करना है। चारों ऑप्शन में आप देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, क्या होगा हमें बताना है। तो फॉर्मूला देखते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है L अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। यहाँ पर ट्यूब लेंथ है माइक्रोस्कोप की L, D जो है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, एफ नॉट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस।
यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर f0 की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो m की वैल्यू कम हो जाएगी। तो माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर कम होगी जब आप f0 को बढ़ाते हैं। टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होती है f0 अपॉन fe। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो f0 की वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी टेलीस्कोप के केस में इंक्रीज होगी। तो यहां पे हमने देखा है कि f0 को बढ़ाने से माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी और टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। AIPMT 2015 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज A एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज cot A/2। यहां पर रेफरेंस के लिए मैंने एक प्रिज्म ड्रॉ किया है, उसका एंगल A हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिंग एंगल। जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 हमें दिया हुआ है। तो म्यू और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है उनके बीच में कुछ रिलेशन हमें मालूम है। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज, तो यहां पर हमें एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस डी मिन बाई 2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू। यहां पर a जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है और d मीन जो है दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो यहाँ वैल्यूज प्लग इन करके हमें d मिन सॉल्व करना है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह हमें a ही सब्सटीट्यूट करना है, तो ऊपर नीचे हम a डाल देंगे। म्यू की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे cot A/2। d मिन की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, cot A/2 को हम लिख सकते हैं cos A/2 डिवाइडेड बाय sin A/2। यहां से हमने देखा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में sin A/2 की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा sin A प्लस डी मिन बाई 2, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा cos A/2। अब एक तरफ साइन है दूसरी तरफ cos है, तो दोनों को ही हम साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। cos A/2 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस A/2। बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब दोनों तरफ साइन की टर्म आ गई है और दोनों टर्म्स बराबर हैं, तो दोनों टर्म में जो एंगल दिया हुआ है उसको भी हम इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से a प्लस डी मिन बाई 2 जो है वो राइट हैंड साइड पे 90 माइनस A/2 के बराबर हो जाएगा। अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में 2, ऊपर की टर्म बचेगी 180 माइनस a। 2 की टर्म को भी हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से डी मिन हमारे पास आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड बचेगी a प्लस डी मिन, राइट हैंड साइड हो गई 180 माइनस a। तो यहां पर लेफ्ट की जो a की टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा डी मिन, राइट हैंड साइड में 180 माइनस a और एक और टर्म माइनस a हमारे पास आ जाएगी, तो एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2a। ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर का। 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंसेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो बहुत लंबी स्टेटमेंट है ये, धीरे धीरे इसको देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास 2 आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और दोनों के कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्टैक्ट में है। तो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सरफेस प्लेन है लेंस का और दूसरा सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है। दिस इज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी आइडेंटिकल है, दोनों के ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और दोनों ही कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है और इनके कर्व्ड सरफेसेस जो हैं वो टच में है। प्लेन सरफेसेस टच में नहीं है, कर्व्ड सरफेस टच में है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द इंटरवेनिंग स्पेस, अब यहां पर आप देखेंगे दोनों लेंसेज के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गई है। इस स्पेस को हम आगे देखते हैं। इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो ये जो बीच में शेडेड रीजन है यहां पर हमने ऑयल फिल कर दिया है। तो अब आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच में एक कॉन्केव लेंस क्रिएट हो गई है। तो ये डायग्राम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था। आप बीच में देखेंगे ये यहां पर देयर इज अ कॉन्केव लेंस बिटवीन द 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। आगे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो यहां पर हमारे पास 3 लेंसेज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। पहली लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस,
बीचों बीच कॉन्केव लेंस है और उसके बाद फिर से एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमें दी हुई है। जब मल्टीपल थिन लेंसेज आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उनकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1/f कॉम्बो इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो यहां पर बेसिकली पावर जो है लेंसेज की ऐड हो जाती है। पावर क्या होगा? 1/f। तो पहली लेंस की पावर 1/f1 प्लस दूसरी लेंथ की पावर 1/f2 एंड सो ऑन। यहां से हमें कॉम्बिनेशन जो है उसकी पावर यानी कि 1/f कॉम्बो मिल जाती है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं 2013 में और आगे भी कई सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। तो अब यहां पर बारी बारी हमें f1, f2 और f3 की वैल्यू सॉल्व करनी है। अब इन लेंसेज की फोकल लेंथ कैसे हमें मिलेगी? लेंस मेकर फॉर्मूला हम बारी बारी तीनों पे अप्लाई करेंगे। 1/फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पर r1 r2 जो है वो लेंस के दोनों सर्फेसिस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और म्यू रिलेटिव हो जाएगा म्यू ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय द म्यू ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में एयर है तो हमें डिनोमिनेटर वाली टर्म में 1 लेना है, तो म्यू रिलेटिव की जगह हमें सीधा म्यू ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। ये सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का डेरिवेशन में पहले भी कर चुका हूं। यहां पर इस लेंस के लेफ्ट साइड से इंसिडेंट रेज को हम अज्यूम करेंगे। पहला सरफेस जिससे रेज टकराएंगी वो है प्लेन सरफेस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लेना है। 1/इन्फिनिटी की टर्म हो जाएगी 0। उसके बाद ये रेज जो है दूसरे कर्व्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगी, तो दूसरा कर्व्ड सरफेस जो है उसका कर्वेचर का सेंटर जो है वो इंसिडेंट रेज की उल्टी डायरेक्शन में आपको मिलेगा। ठीक, यहां पर ये जो मटेरियल है इसके सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसके सेंटर तक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, वो आप देखेंगे लेफ्ट में आ रही है। साइन कन्वेंशन हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी थी, तो यहां पर ये जो R2 है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर R की वैल्यू हमें 20 सेंटीमीटर यूज करनी थी। वैल्यूज प्लग इन करनी है। यहां पर आप देखेंगे दोनों माइनस के साइन मिलके प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा R, न्यूमरेटर में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी कॉन्वेक्स लेंसेज -1। तो 1/f1 आ गया, μ1 माइनस 1/r। μ1 की वैल्यू 1.5 हम डालेंगे, डिनोमिनेटर में r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर डालनी है। r की जो यूनिट होगी वही फोकल लेंथ की यूनिट हमें मिलेगी, तो 1/f1 हो जाएगा 0.5/20 विच इज इक्वल टू 1/40। f1 की वैल्यू 40 हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो दूसरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थी वो आइडेंटिकल थी, तो उसकी फोकल लेंथ भी सेम आएगी। तो 1/f1 और 1/f3 की जगह हम 1/40 और 1/40 दोनों केसेस में पुट करेंगे। अब बात करते हैं बीच में कॉन्केव लेंस की। अगेन उसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर अगर मैं कॉन्केव लेंस ड्रॉ करता हूं तो इंसिडेंट लाइट को लेफ्ट से राइट की तरफ हम ले लेंगे। तो यहां पे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? राइट पॉजिटिव। किसका राइट? ये जो सरफेसेस हैं उनके सेंटर से हमें राइट या लेफ्ट देखना है। तो पहले सरफेस जो है कर्व्ड सरफेस उसका सेंटर जो है वो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो यहां पर आएगी टर्म -r, और माइनस के साइन के बाद दूसरा सरफेस जो है उसका सेंटर हमें लेना है। उसका सेंटर दूसरी तरफ था तो उसके सेंटर का डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेना है। तो पहले 1/r1 की जगह हमने डाला 1/-r, फिर माइनस का साइन है, और 1/r2 की जगह हमने डाला 1/r। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स नेगेटिव हो गई हैं, तो ये टर्म्स माइनस के साइन के साथ ऐड हो जाएंगी। तो 1/-r माइनस 1/r को मैंने लिख दिया -2/r, साथ में हमारे पास बचेगा μ2 -1। तो अब वैल्यूज प्लग इन करके आप f2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेशंस ये सब आप खुद करके देख सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। μ2 की वैल्यू 1.7 इस बार यूज करनी है। आप ध्यान रखेंगे जो हमने ऑयल फिल किया था जिससे कनकेव लेंस बनी थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 था। डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो r है ये सभी कर्व्ड सरफेसेस के लिए रेडियस की वैल्यू 20 हमें लेनी थी। यहां से 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी -7/100। तो 1/f1, 1/f2 और 1/f3 तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। 1/f कॉम्बो हो जाएगा 1/40 प्लस -7/100 प्लस 1/40।
फर्दर कैलकुलेशंस करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ से 1/f कॉम्बो की वैल्यू आएगी -1/50, यानी कि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हो गई -50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। AIPMT 2015 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन अब देखते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। तो क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया हुआ है, एक राइट एंगल प्रिज्म है हमारे पास और उसके ऊपर एक बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है जिसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर्स की लाइट रेज हमारे पास अवेलेबल है। Refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. अब हमें मालूम है किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड होता है। बेसिकली अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज जो होंगी उनका रिफ्रैक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। द प्रिज्म विल, ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ये चेक करना है कि ये कलर सेपरेट होंगे या नहीं होंगे। तो प्रिज्म लाइट कलर्स को कैसे सेपरेट करेगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सरफेस AB है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट रेज आ रही है, तो ये लाइट रेज सीधी सीधी जाएंगी और सरफेस AC से टकराएंगी। अब सरफेस AC के लिए मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है और इन तीनों अलग अलग लाइट रेज की जगह एक सिंगल लाइट रे को मैं एनालाइज करूंगा। ये रे जो है AB सरफेस से सीधा सीधा पास होके AC सरफेस को स्ट्राइक करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम ज्योमेट्री की मदद से निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री। आप देखेंगे ये रे ऑफ लाइट जो है और बेस BC जो है दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है तो ये दूसरा एंगल भी 45 आ जाएगा। अब डॉटेड लाइन जो है वो AC सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये जो एंगल मैंने 45 लिखा है तो दूसरा एंगल भी 45 बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम होने वाला है 90 डिग्रीज। तो इस तरीके से ज्योमेट्री लगा के आप देख सकते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 45। अब क्रिटिकल केस देखते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्रिटिकल केस में क्या होता है, लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल बेंड होती है। बेसिकली ये जो सरफेस AC है, लाइट रेज इसको ग्रेज करते हुए चली जाएंगी। तो इस सिचुएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहां पे आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री मैंने लिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज। तो यहां पे डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो 1 हो जाती है जब आप स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। फाइनल जो लाइट रेज एंटर करेंगी वो एयर में करेंगी, तो ऊपर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आएगा और डिनोमिनेटर में यहां पर हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। तो क्रिटिकल केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर इंसिडेंट लाइट जो है वो जस्ट AC वाले सरफेस को टच करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करेंगे, साइन I की वैल्यू जो है वो हो जाएगी साइन 45, तो म्यू क्रिटिकल हो जाएगा 1/sin I यानी कि 1/sin 45। साइन 45 1/√2 होता है, तो उसको जब उल्टा करेंगे तो √2 हमारे पास आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्रिटिकल वैल्यू आ गई 1.414। तो यहां पर ये सभी लाइट रेज जो हैं ये इसी पर्टिकुलर एंगल पर सरफेस AC को स्ट्राइक करेंगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, पर्टिकुलर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट रेज अंदर की अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप देखेंगे 1.414 से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, 1.44 भी ज्यादा है, 1.47 भी ज्यादा है, यानी कि ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ्स जो हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों कलर की जो लाइट है ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी फ्रॉम द सरफेस AC। तो ग्रीन एंड ब्लू कलर जो है दे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39 वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तो वो जो लाइट की जो रेज हैं वो दूसरे मटेरियल के अंदर चली जाएंगी, वहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली जाएंगी। तो यहां पर आप देखेंगे ग्रीन और ब्लू का इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ था और रेड कलर की लाइट रेज जो हैं वो रिफ्रैक्ट होके कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, एंगल हमें सॉल्व नहीं करना है, वो दूसरे सरफेस में जाएंगी। तो यहां आपने देखा बीम में सारे कलर्स मिक्स थे, रेड कलर बाहर चला गया प्रिज्म से और ग्रीन और ब्लू कलर जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया।
तो यहां हमने देखा कि रेड कलर हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू। तो ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर से। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट a straight black line of length L is drawn on the inside part of objective lens। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप को हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखा है। इसका मतलब क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हमारे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। पहली जो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव, जिससे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट पहले पास करती है, और दूसरी लेंस है आईपीस, जिसके थ्रू हम फाइनली इमेज को देखते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके अंदर एक ब्लैक कलर की लाइन है ऑफ लेंथ L। आगे क्वेश्चन देखेंगे। द आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन। तो यहां पर अब ये जो लाइन L हमने ड्रॉ की थी ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उसकी इमेज आईपीस बनाएगी। और यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस लाइन की रियल इमेज आईपीस बना रही है। तो जब भी कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाती है तो वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लेंस के दूसरी तरफ होता है और इमेज इज इन्वर्टेड। तो यहां पर ये जो लाइन थी L लेंथ की, ये आईपीस के लेफ्ट में थी, तो उसकी इमेज राइट में बनेगी, और यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मैंने उसको बनाया है, उल्टी इमेज हमने यहां पर बनाई है। इमेज की लेंथ I हमें दी हुई है। मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इस टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आपने इस तरीके से एडजस्ट किया है दैट द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, सो दैट द आई इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। तो आईपीस से जो इमेज बनेगी फाइनल इमेज जिसको आप देखेंगे वो इंफिनिटी पर बनती है, उस सिचुएशन को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो टेलीस्कोप में लाइट रेज जो है वो इंफिनिटी से एंटर करेंगी। हम बहुत फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो ये लाइट रेज कहां मीट करेंगी? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के ऊपर। यहां पर जो पहली इमेज बनेगी इसको हम आईपीस के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, और चूंकि आप चाहते हैं कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, तो ये जो पहली इमेज बन रही है ये आईपीस के फोकस पर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव वाले केस में जो इमेज है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट सर्व करती है। ऑब्जेक्टिव की इमेज बनेगी उसकी फोकल लेंथ पे, और वो इमेज बननी चाहिए आईपीस के फोकल लेंथ पे। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो यहां से हमने क्रक्स क्या निकाला कि अगर आपको टेलीस्कोप की ट्यूब को नॉर्मल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा f0 प्लस FE। ये मेन क्रक्स था और नॉर्मल एडजस्टमेंट के वजह से। तो आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहां पर ये जो लाइन L है इसकी इमेज को हमें एनालाइज करना है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप निकालना था, उसका फॉर्मूला होता है f0 बाय FE। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें f0 बाय FE का रेशियो लेना है। तो अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है L, और वो एक आईपीस वाली लेंस के सामने रखा हुआ है और उसकी इमेज बन रही है ऑफ लेंथ I। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेंगे? आईपीस के सेंटर पर हम ओरिजिन ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर लेफ्ट की तरफ आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका पोजीशन क्या हो जाएगी? -f0 प्लस FE। लाइट रेज लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट के डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेने हैं, लेफ्ट के डिस्टेंसेस हमें नेगेटिव लेने हैं। एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे, एक्सिस के नीचे के डिस्टेंसेस हमें नेगेटिव लेने हैं। आई होप साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया -f0 प्लस FE, और इस लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस FE। तो ये दोनों टर्म्स हमने लिख लिए, u की वैल्यू -f0 प्लस FE, f की वैल्यू FE। तो अब आगे हम इमेज का जो पोजीशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इमेज की लोकेशन क्या होगी वो हम लेंस फॉर्मूला से देख सकते हैं। सीधा v का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, FU अपॉन u प्लस f। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला कैसे आता है? 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर होता है। u की टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/f प्लस 1/u आएगा। एलसीएम ले लेंगे, f और u का प्रोडक्ट, ऊपर आएगा u प्लस f। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाती है FU अपॉन u प्लस f।
तो आप अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो पेपर में ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो v की वैल्यू आएगी u इंटू एफ, यानी कि माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई मल्टीप्लाइड बाई एफ ई डिवाइडेड बाई u प्लस एफ, यानी कि माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई प्लस एफ ई। यहां पर आप देखेंगे माइनस एफ ई और एफ ई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगा एफ नॉट प्लस एफ ई इंटू एफ ई। डिनोमिनेटर में यहां माइनस एफ नॉट था तो ऊपर और नीचे माइनस का साइन आप कैंसिल कर देंगे। तो यहां से v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम यूज करेंगे ये जो रेशो है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट वाला फॉर्मूला। h डैश अपॉन h होता है इमेज की हाइट, यहां पर इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है तो माइनस आई यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट की हाइट l हमें दी हुई थी और h डैश अपॉन h होता है v बाय u। अभी तक हम सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आई पीस हमारा लेंस है और ऑब्जेक्ट हमें ब्लैक कलर की लाइन दी हुई थी। तो v अपॉन u का रेशो हमें लेना है। v की वैल्यू क्या डालेंगे, एफ नॉट प्लस एफ ई इंटू एफ ई बाई एफ नॉट डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आप क्या डालोगे, माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई। वैल्यूज प्लग इन करने का काम है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है बट ओवरऑल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो माइनस आई बाई एल, एच डैश अपॉन एच का रेशियो माइनस आई बाई एल यहां राइट हैंड साइड की टर्म के बराबर हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड की टर्म को हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे माइनस आई बाई एल और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ ई बाई एफ नॉट के बराबर। आप देखेंगे कि यहां एक माइनस का साइन बचेगा, एफ नॉट प्लस एफ ई की टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहां पे बचेगा एफ ई अपॉन एफ नॉट। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एफ नॉट अपॉन एफ ई की वैल्यू पूछी गई थी। तो माइनस एफ ई अपॉन एफ नॉट अगर माइनस आई बाई एल है तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो माइनस एफ नॉट बाई एफ ई हो जाएगा माइनस एल बाई आई। माइनस के साइन को दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, ये जो रेशियो है एफ नॉट बाई एफ ई ये एल बाई आई के बराबर आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन एफ नॉट बाई एफ ई की वैल्यू हो जाएगी एल बाई आई। ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे। मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में कुछ मैग्निफिकेशन की वैल्यूज दी गई हैं। कॉलम 2 में हमें दो टाइप के मिरर दिए हुए, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, और दो तरीके की इमेज दी हुई है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यूज से हमें यह समझना है कि पर्टिकुलर वैल्यू के एसोसिएटेड कौन सा मिरर होगा और वो इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज डालनी होती हैं एंड इट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। यहाँ u जो है दैट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, v जो है दैट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर विद प्रॉपर साइंस। तो यहां पे आपने कुछ जनरल केसेस पढ़े हुए हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज की पोजीशन कहां होगी, वो मिरर के कौन सी साइड होगा, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, और इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ये सब के लिए आपने डायग्राम्स देखे हुए हैं, क्लास 10 में भी आपको पढ़ाए जाते हैं और क्लास 12 में भी। तो यहां पर m की वैल्यू प्लस जो है उसको हम देखते हैं कि इरेक्ट इमेज मिरर्स के केस में कब कब बनती है। तो आप ध्यान देंगे कॉन्वेक्स मिरर में सभी केसेस में ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखा हुआ हो, चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, सभी केसेस में इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। तो इरेक्ट इमेज का मतलब है h डैश और h जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे हैं, तो मैग्निफिकेशन आती है पॉजिटिव। और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी तो हाइट की लेंथ कम होगी, ऑब्जेक्ट h डैश की वैल्यू कम होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा होगी, तभी डिमिनिश्ड इमेज हम बोलते हैं। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू एक तो पॉजिटिव आएगी और उसका नंबर 1 से कम होगा। तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाफ दी हुई है, प्लस हाफ। तो प्लस हाफ का मतलब हुआ मिरर है कॉन्वेक्स और इमेज बनेगी वर्चुअल। तो यहां पे ऑप्शन डी के साथ हमें ए और डी मिलाने थे, तो ऑप्शन डी के साथ ए और डी हमें दो केसेस में दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक हमारा आंसर होने वाला है। अब कॉनकेव मिरर की भी बात कर लेते हैं और उस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आती है ये देखते हैं। तो कॉनकेव मिरर में एक केस होता है जब इमेज वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। वो केस कब होता है,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो शेविंग मिरर में ये वाला डिस्कशन हमने देखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, एक तो इमेज वर्चुअल होगी, इमेज इरेक्ट है, इसका मतलब है कि यहां पर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, और एनलार्ज्ड इमेज होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होगी। तो m इज इक्वल टू +2 वाली जो टर्म है वो कनकेव मिरर के लिए होती है और उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है। तो ऑप्शन सी के साथ हमें बी और डी मैच कराने हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, बी एंड डी सी के साथ यहां पर मैच कर रहे हैं। कौन से केस में, ऑप्शन 1 में। ये एकमात्र ऑप्शन है जहां पर ये दोनों ही टर्म्स हमारी सही आई हैं। तो ऑप्शन 1 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। अगर आप बाकी केसेस भी डिस्कस करना चाहते हैं तो वहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है। इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी नहीं बनती है, तो दोनों केसेस में मिरर कैसा होगा, कॉनकेव होगा। और जब इमेज इन्वर्टेड बनती है तो वो रियल भी होती है। कुछ केसेस में वो मैग्नीफाइड आती है, कुछ केसेस में वो डिमिनिश्ड आती है, लेकिन इन्वर्टेड और रियल इमेज की टर्म आपको एक साथ मिलेंगी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के केसेस में बी और सी मैच होंगे। बी का मतलब कॉनकेव मिरर और इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा है ऑप्शन 1 वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पेपर का। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 45 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो यहां पर हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और हमें एक इंसिडेंट लाइट दी है उसके सरफेस पे स्ट्राइक करने वाली, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively are। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो इस केस में एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन क्या होगा और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो हमें बताना है। तो यहाँ पर मिनिमम डिविएशन से एसोसिएटेड फॉर्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस डी मिन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पर a जो है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म है और d min जो है दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। म्यू जो है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। उसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करें तो a प्लस डी मिन बाई 2 जो टर्म होती है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेसिकली ऊपर का जो फॉर्मूला है वो स्नेल्स लॉ का ही इंटरप्रिटेशन है। साइन आई अपॉन साइन आर वाली टर्म को ही हमने अडैप्ट किया है, जहां पर i जो है वो a प्लस डी मिन बाई 2 के बराबर आता है जब मिनिमम डिविएशन की कंडीशन आप अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म a 60 हम डाल देंगे, i की वैल्यू 45 डिग्री डालनी थी, यहाँ से d मिन हमारे पास आएगा। तो 60 प्लस d मिन हो जाएगा 90 के बराबर, d मिन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। और म्यू की वैल्यू निकालनी है तो d मिन की वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूला में हम 30 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देंगे। म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन a प्लस डी मिन बाई 2 यानी कि साइन 60 प्लस 30 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 यानी कि साइन 60 बाई 2। तो ऊपर की टर्म आ जाएगी साइन 45, नीचे की टर्म आएगी साइन 30। वैल्यूज प्लग इन करनी है, साइन 45 1/√2 होगा डिवाइडेड बाय साइन 30 यानी कि डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये जो 2 की टर्म है ऊपर आ जाएगी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को तो आपका फाइनल आंसर आएगा √2। तो यहाँ पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हमारे पास आया 30 डिग्री और म्यू की वैल्यू √2 आई। ऑप्शन बी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने टेलीस्कोप के लिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंसेज दी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, आईपीस की 4 सेंटीमीटर है। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिया हुआ है। द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस L अगर हम ले लेंगे तो उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर जब आप टेलीस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव के थ्रू ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज पास करती हैं और उसकी वजह से एक इमेज बनती है और वो इमेज जो है वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करती है। तो आईपीस में क्या बनेगा, इमेज की इमेज फाइनली आईपीस में बनेगी और उसको हम आई के थ्रू देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव के थ्रू उसकी इमेज हमारी बननी चाहिए और वो आई पीस की फोकल लेंथ के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आई पीस के फोकल लेंथ पर इमेज बनेगी तो उसकी फर्दर इमेज जो है दैट विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और हमारी आई एक रिलैक्स्ड स्टेट में उस फाइनल इमेज को देखेगी जो कि काफ़ी एनलार्ज्ड होगी। तो यहाँ पर मेन क्रक्स ये था कि ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी इमेज बननी चाहिए आई पीस के फोकल लेंथ के ऊपर। तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यहाँ पर लाइट रेज जो आएंगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी। ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट के डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। पहले मैंने बात करी साइन कन्वेंशन की, उस हिसाब से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा -200 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी +40 सेंटीमीटर। तो u और f की वैल्यू डाल के हमें v की वैल्यू निकालनी है। लेंस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लग इन करनी है, 1/v - 1/u = 1/f। u की वैल्यू डालेंगे -200, f की वैल्यू डालेंगे +40। फर्दर कैलकुलेशंस आप करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1/v की वैल्यू आपके पास 1/50 आएगी, यानी कि v की वैल्यू हो गई +50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बननी चाहिए और ये लोकेशन क्या है, ये है आई पीस का फोकस, यानी कि आई पीस के फोकल लेंथ के बाद फर्दर डिस्टेंस यहाँ पर आई से लेके O2 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ पर आप देखेंगे O1 से आई का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, आई से O2 का डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसेज के बीच में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 + 4। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सॉल्व करनी थी। ये जो दोनों लेंसेज हैं उनके बीच का डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर है। ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन अब देखेंगे। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्लैब विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब मैंने ड्रॉ किया है, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। उसके अंदर यहाँ पर एक एयर बबल है जिसको मैंने एक ब्लैक कलर की डॉट से शो किया है। द एयर बबल इज 5 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम वन सरफेस। तो आप एक सरफेस से ऊपर से यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको ये जो बबल है इसकी सरफेस से डेप्थ दिखेगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज है कि ये 5 सेंटीमीटर दूर दिख रहा है, एक्चुअल में सरफेस से बबल का डिस्टेंस कितना होगा ये हमें नहीं मालूम। तो ये जो है ये एपरेंट डेप्थ हमें दी हुई है। तो ये जो बबल था ये टॉप सरफेस से T1 की डेप्थ पर है, तो उसकी एपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई देगी वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि T1 डैश की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिखाई दी है। हमें मालूम है अगर किसी मार्किंग के ऊपर हम ग्लास स्लैब को रख देते हैं तो वो मार्किंग हमें एक्चुअल पोजीशन के कंपैरिजन में नजदीक दिखती है। ये एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। एंड इट इज 3 सेंटीमीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द ऑपोजिट फेस। तो अगर आप दूसरे फेस के थ्रू इस बबल को देखेंगे तो यहां पर आपको इसकी डेप्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर दिखाई देगी। एक्चुअल डेप्थ T2 है, आपको दिखाई देगा 3 सेंटीमीटर। तो दोनों फेसेस से आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको एपरेंट डेप्थ की वैल्यू मालूम है और इनकी मदद से हम एक्चुअल डेप्थ निकालेंगे। तो टॉप सरफेस से बबल का डिस्टेंस था T1, बॉटम सरफेस से बबल का डिस्टेंस था T2। तो स्लैब की टोटल थिकनेस हो जाएगी T1 + T2। तो हमें थिकनेस ऑफ द स्लैब बतानी है, हमें T1 + T2 की वैल्यू बतानी है। तो अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअल डेप्थ नहीं मालूम थी, हमें एपरेंट डेप्थ मालूम थी, तो उससे एसोसिएटेड फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। T डैश होता है T/μ। तो सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ T है और मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ है और उस ऑब्जेक्ट को आप एयर से ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी एपरेंट डेप्थ आती है T/μ। T डैश की वैल्यू T/μ के बराबर होती है। तो पहले केस में एपरेंट डेप्थ 5 दी हुई थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यूज करना है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 1.5 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जब आप दूसरे फेस के थ्रू बबल को देखेंगे तो एपरेंट डेप्थ है 3 सेंटीमीटर,
एक्चुअल डेप्थ T2 निकालनी है डिवाइडेड बाय 1.5। फिर से टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, T2 की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। यहां से स्लैब की टोटल थिकनेस आएगी T1 और T2 का सम विच विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पेपर का। टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो यहां पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है, यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस जिसके दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस सेम है। एक और लेंस हमें दी हुई है, वो भी आइडेंटिकल है। दोनों जिस ग्लास के मटेरियल से बनी हुई हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और दोनों ही लेंसेज की फोकल लेंथ है f और उनको हमने कॉन्टैक्ट में रखा है। तो जब दो कॉन्वेक्स लेंसेज को आप कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस आ जाती है, जिसको मैं शेडिंग से दिखा रहा हूं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। द स्पेस बिटवीन दैट टू लेंसेज इज फिल्ड विद वाटर। तो ये जो बीच का रीजन जो था, इनको अगर हम वाटर से फिल करेंगे तो आप देखेंगे एक कॉन्केव लेंस क्रिएट हो गई है। तो दो कॉन्वेक्स लेंस हमें दी हुई थी, उनके बीच के रीजन को अगर हम पानी से फिल कर देंगे तो बीच में एक कॉन्केव लेंस क्रिएट हो जाएगी। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हमें दिया हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो ये जो पूरी कॉम्बिनेशन है इसकी फोकल लेंथ हमें बतानी है। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीन लेंसेज हैं। पहले एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके कॉन्टैक्ट में एक कॉन्केव लेंस है और उसके बाद फर्दर एक और कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? 1 फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तीन लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में है, तीन लेंसेज, तो उनकी सभी की पावर ऐड होके कॉम्बिनेशन की पावर आती है। तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3। अब इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ R1 R2 किसी भी लेंस के दोनों कर्व्ड सरफेसेस जो है उनका रेडियस होता है विद प्रॉपर साइन। म्यू रिलेटिव होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग्स। तो यहां पर हमें पहली दोनों जो कॉन्वेक्स लेंसेज थी उनकी फोकल लेंथ f दी हुई है, तो वहां पर हम लेंस मेकर फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर फोकल लेंथ की वैल्यू हमें f सब्सटीट्यूट करनी है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी μg-1। दोनों इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हमें दी हुई हैं, तो पहला सरफेस के लिए हम यूज करेंगे 1/r। साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। लेफ्ट से अगर लाइट आ रही है और पहले कॉन्वेक्स सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो यहां पर साइन कन्वेंशन हम लेंगे राइट पॉजिटिव। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर है वो भी लेंस के राइट में ही होगा, तो इसीलिए पहली टर्म हमने डाली है 1/+r। अब ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे सरफेस को स्ट्राइक करेगी। तो दूसरे सरफेस से जब ये लाइट रे स्ट्राइक करेंगी तो उसका सरफेस का जो कर्वेचर का सेंटर होगा वो दूसरी तरफ होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो दूसरे सरफेस के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे -r। तो यहां पर ये वैल्यूज हमें प्लग इन करनी थी, 1/r माइनस 1/-r। ये दोनों माइनस की टर्म ऐड हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 2/r इंटू μg-1। तो यहां पर आप r की वैल्यू फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। r को हम ऊपर ले जाएंगे, f की टर्म 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो क्वेश्चन में 1.5 हमें दिया हुआ था। तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। सभी कर्व्ड सरफेसेस का रेडियस f के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से ये जो बीच वाली लेंथ है इसकी फोकल लेंथ हम निकालेंगे, फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके। तो 1/f2 यानी कि 1 फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर हो जाएगी उसका मटेरियल जो कि वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1 इंटू 1/-r माइनस 1/r। तो साइन कन्वेंशन में अब इसके दोनों कर्व्ड सरफेसेस जो हैं जिनका रेडियस सेम है उसके ऊपर हम साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे? हम इंसिडेंट लाइट को मानेंगे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो यहां पर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव हो जाएंगे। पहला सरफेस दूसरा सरफेस दोनों को मार्क करा है मैंने। पहले सरफेस का सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ, तो वहां पर आया -r।
दूसरे कर्व्ड सरफेस का सेंटर आएगा ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ, तो वहां पर आएगा 1/+r। तो यहां पे हम देखेंगे 1/-r माइनस 1/+r, ये दोनों टर्म्स में माइनस का साइन आ रहा है, हमारे पास बचेगा -2/r। पहले की टर्म एज इट इज मैंने लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1। फर्दर सब्स्टिट्यूशंस हम करेंगे, r की जगह हम f डाल देंगे जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। म्यू वाटर की जगह हम डालेंगे 4/3, तो यहां ब्रैकेट के अंदर होगा 4/3 -1। फर्दर कैलकुलेशन सिंपल है, 4/3 - 1 हो जाएगा 1/3, और यहां पर 2 × 1/3 × f हमारे पास आ गया था, तो 1/f2 की वैल्यू आई -2/3f। अब हमें फोकल लेंथ ऑफ जो कॉम्बो का फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। पहली लेंस की फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में f दी हुई है, थर्ड लेंस की भी फोकल लेंथ f दी हुई है, सेकेंड लेंस जो है उसके लिए 1/f2 की वैल्यू आई थी -2/3f, उसको भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहां से 1/f की टर्म तीनों में से कॉमन आप बाहर निकाल सकते हैं, पहली और आखिरी टर्म में से बचेगा 1 और बीच वाली टर्म में से बचेगा -2/3। तो यहां पर आप देखेंगे 2 - 2/3 जो टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 4/3। 1/f एज इट इज यहां पर हमने लिया हुआ है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बो क्या हो जाएगा, इस टर्म का उल्टा करेंगे 3f/4। तो ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर से। अ पर्सन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। तो एक पर्सन है जिसकी आई साइट जो है वो वीक है, वो सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जिसको देख सकता है उसका डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सबसे फारदेस्ट जो पॉइंट है जहां तक आई देख सकती है उसकी दैट इज 400 सेंटीमीटर्स। तो यहां उसकी आई का फार पॉइंट जो है वो 400 सेंटीमीटर हो गया है DF, और नियर पॉइंट का डिस्टेंस हो गया है 50 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी। अब एक हेल्दी आई जो होती है वो इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट को देख सकती है, तो उसका फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। इस पर्टिकुलर पर्सन का फार पॉइंट था 400 सेंटीमीटर्स। तो हमें यहां पर वो लेंस के बारे में बताना है जिससे उसका फार पॉइंट वापस इंफिनिटी तक चला जाए। बेसिकली उस पर्सन का मायोपिया जो है वो हमें करेक्ट करना है। जब फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो जाता है तो उस सिचुएशन में द आई इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, और जब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ के 50 या मतलब 25 से ज़्यादा हो जाता है तब उस सिचुएशन को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इस सिचुएशन में ये जो पर्सन है ये मायोपिया से भी सफ़र कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया से भी सफ़र कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ मायोपिया को करेक्ट करने वाली लेंस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं करेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर जब आपको मायोपिया को करेक्ट करना है तो हम u की वैल्यू को रखते हैं -∞ और v की वैल्यू को रखते हैं माइनस ऑफ द जो भी नया फार पॉइंट आपके पास है। तो क्लास 10th और 12th दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं। यहाँ पर हम रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं। जब आप मायोपिया की बात कर रहे हैं तो आप इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट को सही से देखना चाहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 400 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे ही रखेंगे और उसकी इमेज बना देंगे -df पे। इस इमेज को आपकी आंख देखेगी, तो इसीलिए हम आई के आगे एक लेंस लगा देते हैं। जो लेंस की इमेज होती है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करती है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज हम 400 सेंटीमीटर पे अगर बना देंगे तो उस इमेज को हमारी आई ठीक से देख सकेगी। अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया के लिए सेम डिस्कशन करना है तो आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट को रखेंगे -25 सेंटीमीटर पे, जहां एक हेल्दी आई ऑब्जेक्ट को देख सकती है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज आप नियर पॉइंट पर बनाएंगे नए वाले। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान 50 सेंटीमीटर तक देख सकता था, तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी हुई बुक की इमेज 50 सेंटीमीटर पे हम बना देंगे। इस इमेज को इस पर्सन की आई लेंस जो है वो रेटिना पे फोकस कर लेगी। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की हम एक इमेज बनाते हैं और इमेज को ऐसी जगह बनाते हैं जहां वो पर्सन उस इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करके फाइनल इमेज अपने रेटिना पे बना सके।
तो यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन होता है। मायोपिया के केस में u को -∞ रख दीजिए और v को रखिए माइनस ऑफ द न्यू फार पॉइंट, तो f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो 1/f हो जाएगा 1/-400 माइनस 1/u की जगह डालेंगे -∞। 1/∞ वाली टर्म 0 हो जाएगी, f करेक्टिव सिंपली आ जाएगा -400 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, यानी कि हमें कॉन्केव लेंस का यूज करना है। और अगर आपको पावर निकालनी है तो आपको फोकल लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो -400 सेंटीमीटर हो जाएगा -4 मीटर के बराबर। पावर जो होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर करेक्टिव लेंथ हो जाएगी 1/फोकल लेंथ, उसको मीटर में आपको एक्सप्रेस करना है। तो 1/-4 हो जाएगा -0.25 डायोप्टर्स। तो फोकल लेंथ जब मीटर में होती है तो पावर जो है उसकी यूनिट डायोप्टर हमारे पास आती है। तो यहां पर कनकेव लेंस ऑफ पावर -0.25 डायोप्टर हमें चाहिए ताकि उस पर्सन का मायोपिया ठीक हो जाए। सिमिलरली उस पर्सन को एक कॉन्वेक्स लेंस भी चाहिए होगी जिससे उसका हाइपरमेट्रोपिया भी करेक्ट हो। तो ये जो पर्सन है इसको बाईफोकल लेंसेज की जरूरत आगे पड़ेगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ मायोपिया करेक्ट करना था, तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2017 का क्वेश्चन अब देखते हैं। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। तो यहां मैंने एक प्लेन मिरर ड्रॉ किया है और उससे x डिस्टेंस पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट L दी हुई है। लाइट सोर्स से मिरर के ऊपर यहां पर एक इंसिडेंट रे गई है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर दी गई है। यहां पर लिखा हुआ है लाइट फ्रॉम द सोर्स L is incident normally on a plane mirror। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर लाइट बीम है ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के साथ इसका एंगल 0 हो जाएगा। तो ये एज इट इज पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स L। तो ये जो सोर्स L है इसके जस्ट एक तरफ हमने एक स्केल रखा हुआ है जिसके ऊपर जाकर ये रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक करेगी। तो यहां पर ये जो रे है ये एक स्पॉट की तरह स्केल के ऊपर दिखाई देगी। तो यहां अभी एक बार देख लेते हैं। प्लेन मिरर है, उसके सामने एक लाइट का सोर्स है एट अ डिस्टेंस x। वहां से एक लाइट रे गई है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगी और उसी लाइन के अलोंग वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आगे देखते हैं। When the mirror is rotated through a small angle theta। अब हमने मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करा दिया है। तो यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं एंगल थीटा से अब मिरर रोटेट हुआ है। तो अब आप नोट करेंगे कि यहां पर जो नॉर्मल है वो चेंज हो गया है। पहले जो इंसिडेंट लाइट थी उसी के अलोंग नॉर्मल था। अब अगर मिरर थीटा से रोटेट हो गया है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो ये जो नया नॉर्मल है n जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, इंसिडेंट लाइट वही है लेकिन नॉर्मल चेंज होने की वजह से इंसिडेंस का एंगल हो जाएगा अब थीटा। तो अब जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले मिरर जो था उसके नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट लाइट थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 थे। अब मिरर हो गया है एंगल थीटा से रोटेट, नया नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो गया है, तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है हमारे पास थीटा। तो यहां पर अब जो रे है वो एंगल फर्दर थीटा से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। तो मैं वापस वो नॉर्मल ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। अब ये जो लाइट के सोर्स के पीछे स्केल था, अब मैंने स्केल को एक ग्रीन कलर की लाइन से शो किया है। अब ये जो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है ये स्केल के ऊपर कुछ हाइट पर जाकर स्ट्राइक करेगी और वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एक स्पॉट। वो स्पॉट पहले आपको लाइट सोर्स के जस्ट पीछे दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द स्पॉट ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस y। तो ओरिजिनल लोकेशन से y डिस्टेंस ऊपर हमारा स्पॉट चला गया है। द एंगल थीटा इज गिवन बाय। इस सब इंफॉर्मेशन की मदद से हमें थीटा निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम को समझना था
कि किस तरीके से ये जो स्पॉट है ये लाइट सोर्स से y डिस्टेंस ऊपर जाएगा, और फिर हमें ज्योमेट्री अप्लाई करके एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हैं जिसके पॉइंट्स हैं A जो कि फाइनल स्पॉट है, B जहाँ पर इनिशियल स्पॉट था, और C मिरर का वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट जाके स्ट्राइक कर रही है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC आप देख सकते हैं, इसका एंगल हो जाएगा 2 थीटा। तो tan ऑफ 2 थीटा हमें देखना है। तो tan 2 थीटा हो जाएगा y यानी कि AB की लेंथ डिवाइडेड बाय x विच इज BC की लेंथ। तो tan 2 थीटा है y बाय x। तो फर्दर स्मॉल थीटा के लिए, अब यहां पर क्वेश्चन में एक टर्म दी हुई थी स्मॉल एंगल थीटा। तो अगर एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो तो tan थीटा को थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं, और sin थीटा की टर्म को भी हम थीटा की बराबर लिख देते हैं। तो यहां पर हमने tan 2 थीटा की जगह सिंपली 2 थीटा लिखा है बिकॉज एंगल थीटा वाज वेरी स्मॉल। तो 2 थीटा जो है वो y बाय x के बराबर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन 2x, यानी कि ऑप्शन ए जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे 2017 का। A thin prism having refractive angle 10 degree is made of a glass of refractive index 1.42। तो इस बार हमें एक थिन प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है इस बार 10 डिग्री, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.42। दिस प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो इस प्रिज्म के साथ हमने एक और प्रिज्म को कंबाइन किया है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। इस प्रिज्म का एंगल जो है वो हमें नहीं दिया हुआ। दिस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो इन दोनों प्रिज्म्स के थ्रू जो नेट लाइट रे हम पास कराएंगे तो नेट डिविएशन की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां पर ये जो दूसरा प्रिज्म हमने कनेक्ट किया था इसको हम इन्वर्टेड पोजीशन में लगाएंगे ताकि पहली प्रिज्म से होने वाली डिविएशन को दूसरा प्रिज्म कैंसल कर देगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इस इंफॉर्मेशन से दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल निकालना है। तो किसी भी प्रिज्म से डिविएशन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहां पर म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ए जो है दैट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो यहां पर ए जो है दैट शुड बी अ स्मॉल एंगल, उस केस में हम डिविएशन जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना था, दोनों की डिविएशन को ऐड करके आंसर 0 आना चाहिए। तो पहला प्रिज्म जो डिविएशन करेगा, दूसरा प्रिज्म इक्वल एंड ऑपोजिट डिविएशन करने वाला है। तो आपको पहले ही बता चुका हूं, ये करने के लिए हम दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखेंगे। तो दोनों की डिविएशंस जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। तो दोनों की डिविएशन का मैग्नीट्यूड शुड बी द सेम। तो ये जो फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 ए, ये दोनों के लिए अप्लाई करेंगे और उन दोनों टर्म्स को हम इक्वेट कर देंगे। तो पहले प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए विल बी इक्वल टू दूसरे प्रिज्म के लिए म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। म्यू की वैल्यू 1.42 मैंने डाली है, ए की वैल्यू 10 डिग्री है, म्यू डैश की वैल्यू हम 1.7 रखेंगे, यहां से ए डैश हमें मिलेगा। तो यहां पे 1.42 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1.7 माइनस 1, ए डैश हमें मिल जाएगा। तो यहां पर ऊपर वाली जो टर्म है वो 0.42 इंटू 10 यानी कि 4.2 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 0.7 हमारे पास बचेगा, यानी कि नया एंगल आएगा 6 डिग्री। ऑप्शन बी जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2018 का क्वेश्चन आप देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। हमारे पास यहाँ पर एक प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। एक डायग्राम मैंने बनाया है। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज ऑफ द प्रिज्म इज मेड अ मिरर इनवर्ड्स बाय सिल्वर कोटिंग। तो यहां पर इस प्रिज्म के एक सरफेस की आउटवर्ड जो कोटिंग है वहां पर हमने सिल्वर कोटिंग की है। तो अंदर की तरफ का जो फेस है ये वाली साइड का, दैट विल बिहेव लाइक अ मिरर। आप ध्यान देंगे काफी सिमिलर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं पहले भी कर चुका हूं। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस, दूसरे फेस से एक प्रिज्म के अंदर लाइट रे एंटर करेगी, विल रिट्रेस इट्स पाथ, और वो मिरर से टकरा के वापस उसी पाथ पर चली जाएगी इफ इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म इज।
तो यहाँ पर एक फेस जो था वहाँ पर रिफ्रैक्शन होनी है, दूसरे फेस पर मिरर हमने बना रखा है। पहले फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए लाइट का कि वो वापस मिरर से रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पर चली जाए, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो है ये अदर सरफेस जो है मिरर के अलावा दूसरे सरफेस को स्ट्राइक करेगी। इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहां पर नॉर्मल के साथ रे का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसका रिफ्रैक्शन होगा, इट विल बेंड, और बेंड होने के बाद ये प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करेगी और सामने मिरर को जाके टकराएगी। अब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल होगा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एज इट इज ये रे वापस अपना पाथ रिट्रेस करने वाली है। ये किस सिचुएशन में होगा? जब प्लेन मिरर को एक लाइट रे 90 डिग्री पर स्ट्राइक करती है तो दैट रे इज टर्न्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। तो यहां हमें पता चल गया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही थी। तो यहां पर ये एंगल मैंने लिख लिया 90 डिग्री। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो यहां पर हम देखेंगे अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r था तो इसके साथ वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस r। चूंकि हमने सरफेस और उसका नॉर्मल ड्रॉ किया था तो टोटल एंगल था 90 डिग्री, उसमें से एक एंगल r हो जाएगा तो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस r। अब आप ऊपर के ट्राइंगल को देख सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री, यहां पर एक एंगल है 90 डिग्री और तीसरा एंगल है 90 माइनस r। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 माइनस r की मदद से 180 डिग्री हमें मिलेगा। यहां पर ये जो 90 की दोनों टर्म्स हैं ये दूसरी तरफ कैंसिल हो जाएंगी, r की वैल्यू 30 डिग्री हमारे पास आ गई है। अब यहां पर रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसको एनालाइज करते हैं। साइन i अपॉन साइन r होगा μ2 अपॉन μ1। स्नेल्स लॉ हमें यूज करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हम 30 डिग्री ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो साइन i अपॉन साइन 30 डिग्री हो जाएगा। μ2 में हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, वो मीडियम जिसके अंदर रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है। μ2 की वैल्यू हम क्या डालेंगे? √2। और μ1 की जगह एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालना है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ साइन i अपॉन साइन 30 √2 के बराबर हो जाएगा। साइन i की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय √2। तो √2 और साइन 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आएगा 1/√2। अब साइन i की वैल्यू अगर 1/√2 है तो एंगल i होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 1/√2 के बराबर होता है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री अगर होगा तो ये लाइट रे एज इट इज वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पेपर से। An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm। तो यहाँ पर कनकेव मिरर हमें दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ हमें मालूम है और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है, कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है जिसका नाम है mm'। मिरर का सेंटर जो है उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं और साइन कन्वेंशन में पोल को मैं ओरिजिन चूज करूंगा। यहां पर मिरर के सामने उसका फोकस होगा। P से F का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ, जिसका जो लेंथ 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। P से F का जो डिस्टेंस है उसके डबल डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो P से C का जो डिस्टेंस है वो P से F का डबल होता है और इस पॉइंट पर इस कर्व्ड मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दिया होगा। तो यहां पर PF की लेंथ अगर 15 है तो PC वाली लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और मिरर के 40 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर हमें दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी और साइन कन्वेंशन आप चूज करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट AB से लाइट रेज राइट की तरफ मिरर की तरफ जाएंगी तो साइन कन्वेंशन हो जाएगा राइट पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि फोकस की जो लोकेशन है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -15। फोकल लेंथ हो जाएगी -15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी -40 सेंटीमीटर।
तो मिरर फॉर्मूला लगा के हम इमेज की लोकेशन पता लगा सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f। u की वैल्यू -40 और f की वैल्यू -15 पुट करनी है। कैलकुलेशंस आप खुद से करके चेक कर सकते हैं। यहां से 1/v जो है उसकी वैल्यू आएगी -25/600 यानी कि -1/24। तो v की वैल्यू आ गई -24। तो यहाँ पोल से 24 सेंटीमीटर दूर लेफ्ट की तरफ हमें इमेज मिलेगी। तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस 15 थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लोकेशन थी वो -30 थी। तो उसके बीच में कहीं हमारी इमेज बनेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर ले गए हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था 40 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बचेगा 20 सेंटीमीटर। तो टोटल 40 में से 20 डिस्टेंस हमने कम कर दिया है। तो इमेज की जो लोकेशन है उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें बताना है। तो पहले केस में जो इमेज बनी थी उसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बाद में जो इमेज बनेगी उसको भी हम निकाल लेंगे। फिर से मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। इस बार इमेज की लोकेशन को मैंने v' लिया है और ऑब्जेक्ट की लोकेशन है -20 पे। फोकल लेंथ की वैल्यू -15 ही चूज करनी है। तो यहां से 1/v' जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी -1/15 + 1/20। यहां पर कैलकुलेशंस आप खुद से चेक कर सकते हैं। 1/v' जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर आप ले लेंगे, 15 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 300। पहली टर्म हो जाएगी -20, दूसरी टर्म हो जाएगी +15। कैलकुलेशंस करेंगे आपका आंसर आएगा 1/v' की वैल्यू आएगी -1/60। यहां से v' की वैल्यू -60 सेंटीमीटर हमारे पास आएगी। तो यहां पे अब हमने देखा कि पहले जो इमेज थी वो 24 पे बनी थी, अब जो इमेज है वो मिरर से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी पोल के लेफ्ट की तरफ। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता गया इमेज जो है वो दूर चली गई। तो अब पहली जो इमेज बनी थी वो -24 पे थी, फाइनल इमेज -60 पे है। तो दोनों इमेजेस में शिफ्ट कितना आया वो हमें सॉल्व करना है। तो मिरर से दूसरी इमेज का डिस्टेंस 60 था मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे, और पहली इमेज जो थी उसका डिस्टेंस था 24। तो इन दोनों इमेजेस के बीच का गैप हो जाएगा 60 - 24 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। और इमेज किस तरफ शिफ्ट हुई है? इट हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द मिरर। मिरर से इमेज का डिस्टेंस बढ़ गया है। तो ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो डिस्कशन होता है उसमें हमने क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर TIR की सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डार्क लाइन है इसकी मदद से हमने दो मीडियम की बाउंड्री को शो किया है। इस लाइन के नीचे है मीडियम 1 और ऊपर है मीडियम 2। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मीडियम 2 से बड़ा लिया है। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज द नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये दोनों मीडियम के बीच में जो बाउंड्री है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया है। मीडियम 1 के अंदर हम इंसिडेंट रे को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस केस में उसको हमें क्रिटिकल एंगल लेना है। क्रिटिकल सिचुएशन में क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का 1 से कम है। तो ये जो रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर यहां पर इंटरफेस चेंज नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती। नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्रिटिकल केस में क्या होता है, इट बेंड्स एट 90 डिग्री, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये दोनों की बाउंड्री को ग्रेस करते हुए मूव करती है। बाउंड्री के अलोंग इट विल मूव। तो इस केस में रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन 4 जो है दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू सिमिलर थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1.
तो हमारे पास दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज दी हुई है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस वो कॉन्वेक्स लेंस होती है जिसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है। तो यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। दोनों की फोकल लेंथ इंडिविजुअली एफ और एफ के ही बराबर हमें दी हुई है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की नेट फोकल लेंथ है कैपिटल F1। तो जब थिन लेंसेज को हम साथ में कांटेक्ट में रखते हैं तो वहां पर नेट फोकल लेंथ हमारे पास कैसे आती है, 1/f net इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ द सेकेंड लेंस। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। यहाँ पर सभी लेंसेज आइडेंटिकल हैं और दोनों ही इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैं। तो ये जितने भी कर्व्ड सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने r के बराबर लिया है। अब आप यहां देखेंगे कि जब दो कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उनके बीच में कुछ रीजन हमारे पास बच जाता है। इस तरीके के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमने रेफरेंस बुक में और नीट के भी एग्जाम में, जेई के भी एग्जाम में देखे हैं। ये जो बीच का रीजन है, इसको भी हम किसी मटेरियल से फिल कर दें तो आप विजुअलाइज करेंगे कि एक कॉन्केव लेंस फर्दर बीचों बीच क्रिएट हो जाती है। ये शेडेड रीजन की बाउंड्रीज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीचों बीच एक कॉन्केव लेंस भी ट्रैप हो गई है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। तो जो डिस्कशन में कर रहा था, ये जो बीच का रीजन है इसको हमने ग्लिसरीन से फिल कर दिया है। ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है 1.5। तो यहां पर अब आप देखेंगे दो कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच में एक कॉन्केव लेंस भी आ गई है। तो ये तीनों लेंसेज जो हैं ये एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेंगे जिसकी नेट फोकल लेंथ है f2। अगेन जब मल्टीपल लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो अब दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, वो फर्स्ट और थर्ड लेंस हैं, दोनों का फोकल लेंथ f क्वेश्चन में दिया हुआ था। बीच में जो कॉन्केव लेंस क्रिएट हो गई है उसकी फोकल लेंथ मैंने f कॉन्केव यहां पर ली है। द रेशियो f1/f2 विल बी। तो ये जो दोनों नेट फोकल लेंथ की वैल्यू थी f1 और f2, इन्हीं का रेशियो हमें निकालना है। तो यहां पे आप देखेंगे f1 तो स्मॉल f की टर्म्स में हमारे पास आ चुकी है। हम f कॉन्केव को भी स्मॉल f की फॉर्म में निकालेंगे ताकि दोनों का रेशियो हमारे पास आ सके। तो यहां पर कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू रिलेटिव जो है वो मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। यहां पर सराउंडिंग्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो उसको हम एयर मानेंगे, और फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हुए म्यू रिलेटिव की जगह हम सिंपली मटेरियल का म्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। R1 और R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं लेंस के दोनों सरफेसेस के विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो पहले यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में यहां पर टर्म आएगी पहली μ-1 वेयर म्यू इज द मटेरियल ऑफ द लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से कैसे लेंगे, हमने यहां पर लेंस ड्रॉ की है। इंसिडेंट लाइट जो है पैरेलल रेज हम लेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं उसको हम फोकस बोलते हैं। तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन राइट की तरफ है तो साइन कन्वेंशन होगी राइट पॉजिटिव। अब आप यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, और पहला सरफेस जिसको वो स्ट्राइक करेगा और दूसरा सरफेस जिसको स्ट्राइक करेंगी लाइट रेज वो मैंने मेंशन कर दी है। तो पहले सरफेस का सेंटर अगर आप देखेंगे तो वो इस कर्व्ड सरफेस के राइट की तरफ है, सेंटर 1। तो यहां पर पहला जो R1 की जो टर्म है वो आएगी पॉजिटिव। ठीक, यहां पर हम जो कर्व्ड सरफेस है उसको हम रेफरेंस मानते हुए उसकी राइट की डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली दूसरे सरफेस की हम बात करेंगे, पहली टर्म जो है वहां पर R पॉजिटिव आने वाला था तो 1/r मैंने लिख दिया। दूसरे सरफेस को आप डिस्कस करेंगे तो लाइट आ रही है राइट की तरफ तो राइट साइड पॉजिटिव हमें लेनी है। लेकिन दूसरे कर्व्ड सरफेस का सेंटर जो है C2 वो है उस कर्व्ड सरफेस के लेफ्ट की तरफ। तो यहां पर R2 जो है उसकी वैल्यू हम लेंगे -r। तो पहले केस में सेंटर 1 राइट की तरफ था तो +r लिया था, दूसरे केस में -r हमें लेना है। तो माइनस और माइनस की दोनों टर्म्स इकट्ठी होके ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर जो है हमारे पास बचेगा 1/r प्लस 1/r हो जाएगा 2/r, साथ में μ-1 की टर्म हमारे पास है।
अब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। सेम डिस्कशन उसमें भी करना है, सेम तरीके से हम साइन कन्वेंशन कॉन्केव लेंस के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लेंस मैंने ड्रॉ की है, प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके पैरेलल इंसिडेंट रे को आप लेंगे। आप देखेंगे इंसिडेंट रे मैंने राइट की तरफ ली है, तो राइट की डायरेक्शन को हम एज कन्वेंशन पॉजिटिव सेट करेंगे। पहले कर्व्ड सरफेस की बात करें तो उसका सेंटर पड़ता है उस कर्व्ड सरफेस से लेफ्ट की तरफ, तो ये हो गया सेंटर 1। तो यहाँ पर जो R1 है उसकी वैल्यू -R आएगी जो मैंने सब्सटीट्यूट की है। फिर लाइट रेज दूसरे सरफेस से स्ट्राइक करेंगी। दूसरे सरफेस से हमें जब उसका कर्व्ड सरफेस का सेंटर लेना होगा तो वो होगा उसके राइट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है वो +R हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर R2 की जगह मैंने +R सब्सटीट्यूट किया है। तो अगेन वैल्यूज बहुत सिंपल हैं, -1/R -1/R की टर्म मिलके -2/R हो जाएंगी और साथ में आएगा μ-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का जो डिस्कशन था उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों केसेस में सेम थे और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सभी सरफेसेस के सेम थे। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ माइनस के साइन का फर्क आया है। तो 1/f की वैल्यू थी 2/R इंटू μ-1, उसको हम यहाँ एज इट इज सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस के साइन के बाद। तो 1/f कॉन्केव हो जाएगा -1/f। तो अब यहां पर आप f2 की जो टर्म है उसमें सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। f1 की बात करते हैं, 1/f1 हो जाएगा 1/f + 1/f विच मीन्स 2/f। 1/f2 की बात करेंगे तो 3 टर्म्स थी, पहली कॉन्वेक्स लेंस थी 1/f, फिर कॉन्केव लेंस वाली टर्म आनी थी वो थी -1/f और तीसरी टर्म फिर से कॉन्वेक्स लेंस थी वो भी 1/f के बराबर थी। तो दो 1/f की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 1/f2 आ जाएगा हमारा 1/f के बराबर। तो यहां से f1 की वैल्यू f/2 हो जाएगी और f2 की वैल्यू हो जाएगी f के बराबर। दोनों टर्म्स को अब आप डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगा f1/f2 हो जाएगा f/2 डिवाइडेड बाय f विच इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन 2 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। तो यहाँ पर रेनबोज का डिस्कशन हमें करना है चारों ऑप्शंस में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो की फॉर्मेशन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर एक रेन ड्रॉप है, सनलाइट रेन ड्रॉप को एंटर करेगी तो एयर और वाटर का जो इंटरफेस है वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पर लाइट जो है इसके अंदर सभी वेवलेंथ्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग कलर से एसोसिएटेड वेवलेंथ्स का रिफ्रैक्शन अलग होगा। तो यहाँ पर वाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। फिर ये जो लाइट की जो रेज हैं वो दूसरे सरफेस से दे विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो यहाँ पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये जो लाइट रेज हैं ये वापस वाटर के सरफेस से एयर को एंटर करेंगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली जो सनलाइट रेन ड्रॉप्स के अंदर एंटर की थी वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई है। तो यहाँ पर कौन कौन से फिनोमेनन हो रहे हैं, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जब वाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है उस फिनोमेनन को डिस्पर्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट रेज का और रेन ड्रॉप के सरफेस के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हुआ है। यहाँ पे अगर आप एक और रेन ड्रॉप ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर भी सेम डिस्कशन होगा। तो ऊपर वाली ड्रॉप से जो रेड कलर की लाइट है और नीचे वाली ड्रॉप से जो ब्लू कलर की लाइट फाइनली आएगी वो यहाँ पर एक पर्सन की आईज को एंटर करेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सन पीछे की तरफ है और जो पर्सन है वो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसकी आईज में ये रेज जाती हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी रेनबो में रेड कलर ऊपर दिखेगा और ब्लू कलर आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है और ये तभी होता है जब रेन ड्रॉप्स एक पर्टिकुलर एंगल पर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अब सेकेंडरी रेनबो की हम बात कर लेते हैं। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट रेज जो है, सनलाइट जो है वो रेन ड्रॉप को एंटर करेगी, एक बार उसका रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल गेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। उसके बाद यहाँ पर रेन ड्रॉप के दूसरे एंड पर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके एक बार और इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेंगी और उसके बाद फाइनली वो रेन ड्रॉप के बाहर निकलेंगी। तो यहाँ पर इसके नीचे एक और रेन ड्रॉप आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऊपर वाली रेन ड्रॉप्स में आप देखेंगे ब्लू कलर नीचे है
और नीचे वाली रेन ड्रॉप में रेड कलर ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर वाली रेन ड्रॉप्स का ब्लू और नीचे वाली रेन ड्रॉप्स का रेड कलर जो है वो ऑब्जर्वर की आईज में एंटर करेगा। तो सेकेंडरी रेनबो जब बनेगा तो उसमें कलर का पैटर्न उल्टा होगा, ऑब्जर्वर को ब्लू कलर ऊपर और रेड कलर नीचे दिखाई देता है। तो अब ऑप्शंस पे आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। रेनबो जो है इट इज फॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। उसके अलावा सेकेंडरी रेनबो का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, जब दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं तब सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। और सेकेंडरी रेनबो के केस में ऑर्डर ऑफ कलर्स ऑपोजिट हो जाता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी रेनबो। बचा हमारे पास ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्वर देखता है, तो ऑब्जर्वर का फेस जो है वो सन की तरफ नहीं होता है, ऑब्जर्वर की बैक इज टुवर्ड्स द सन। तो यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें पिक करना था, तो ऑप्शन 3 वाज द करेक्ट आंसर। कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। तो यहाँ पर सनराइज और सनसेट के टाइम सन रेड क्यों अपीयर होता है ये हमें डिस्कस करना है, और इसके पीछे रीज़न होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लास 10 और 12 दोनों में ही टेक्स्ट बुक में ही हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। नून के टाइम सन जो है वो ओवरहेड होता है और इस सिचुएशन में ये ऑब्जर्वर के नियरेस्ट पोजीशन में होता है, जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम सन जो है वो होराइजन के करीब होता है, और उस सिचुएशन में सन से जो लाइट ऑब्जर्वर तक आती है दैट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस, और ये लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के दौरान ब्लू कलर की लाइट जो है दैट गेट्स स्कैटर्ड अवे। तो ब्लू कलर का जो कंपोनेंट है लाइट में वो स्कैटर अवे हो जाता है और बचता है फिर रेड वाला कंपोनेंट, और इसी वजह से सनराइज और सनसेट के टाइम रेडिश अपीयर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर से। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। 2 प्लेन मिरर्स हमें डिस्कस करने हैं, उनके बीच का एंगल 70 डिग्री के बराबर हमें लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। दोनों मिरर्स में एक कॉमन पॉइंट मैंने लिया है जिससे इनको कनेक्ट कर रखा है, O पॉइंट ले लेते हैं, और दोनों मिरर्स के बीच में एंगल है 70 डिग्री के बराबर। आगे देखेंगे, रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट रे हमें डिस्कस करनी है जो दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आगे जाएगी। किस तरीके से होगा ये सिचुएशन वो हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पहले मिरर पर ए पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर इंसिडेंट लाइट आने वाली है। फिर ए पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया जा सकता है। तो नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो थीटा के बराबर हमें दे रखा है। तो ये एंगल इंसिडेंस का थीटा ले लेते हैं और इसी एंगल से ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर तक पहुंचेगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा मैंने मेंशन कर लिया। अब ये दूसरे मिरर पर जहां जाकर टकरा रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, ताकि बाद में एनालिसिस करने में आसानी रहे। बी पॉइंट पर जो दूसरा मिरर है उसके लिए भी नॉर्मल को ड्रॉ कर लेंगे और इस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाद में एनालाइज होगा। तो जिस एंगल से ये दूसरे मिरर को लाइट टकरा रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और कंडीशन क्या दे रखा है कि सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो यहाँ पर ये जो फाइनल रे है ये पहले मिरर से ही पैरेलल आ गई है। तो ये सिचुएशन हमें दे रखी थी और इसके लिए वैल्यू ऑफ थीटा बतानी है। ये ज्योमेट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें इन एंगल्स को अगर हम सॉल्व करते जाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पुट करते हुए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों नॉर्मल हम बना चुके हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर नॉर्मल हमने बनाई थी और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको भी हम सी पॉइंट ले सकते हैं। ये भी कैलकुलेशंस में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मिरर 1 और मिरर 2 के बीच में एंगल 70 डिग्री है तो उन दोनों के ही नॉर्मल जो लाइन है उसके बीच का एंगल भी 70 डिग्री होगा। लॉज ऑफ मोशन में ये हमने पढ़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर थीटा होता था तो वर्टिकल के साथ उसके नॉर्मल का एंगल थीटा आ जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर अगर दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 70 डिग्री के बराबर है तो ये थोड़ी वर्किंग स्पेस में बना लेता हूँ। एक बार दोबारा एंगल थीटा को मैं अलग से नोट कर रहा हूँ ताकि जगह मिले हमें।
अब सी पॉइंट पर दोनों नॉर्मल इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उनके बीच का एंगल भी 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और बी की जो नॉर्मल थी, अगर आप देखें उस पर एक एंगल हमने 70 डिग्री बना दिया है तो बचा हुआ एंगल 110 डिग्री के बराबर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन, ये जो नॉर्मल है ग्रीन कलर से, बी पॉइंट से जो नॉर्मल पास हो रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल 110 डिग्री आ जाएगा। इसकी मदद से अब हम और फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो एक तो ए पॉइंट पर जो नॉर्मल बनाया था उसके साथ एंगल थीटा हम लिख चुके हैं, तो बचा हुआ दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। मिरर और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, एक थीटा है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसके अलावा ट्राइंगल ए बी सी पर आप फोकस करेंगे, ट्राइंगल ए बी और सी। इस ट्राइंगल में एक एंगल थीटा है, एक एंगल है 110, तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर तीसरा एंगल मैं अल्फा ले लूं तो अल्फा प्लस थीटा प्लस 110 की वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 और माइनस के साथ लगेगा थीटा। तो ये जो अल्फा वाला एंगल है ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप देखेंगे ये अल्फा एंगल जो है ये दूसरे मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ए से बी इंसिडेंट रे है और डॉटेड लाइन नॉर्मल है तो उसका एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम अल्फा के बराबर नोट कर लेते हैं। और इसके अलावा अब बाकी की जो टर्म्स हैं उनको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों जो फाइनल पहला मिरर है और फाइनल रे है वो पैरेलल हैं। तो ये जो पार्ट है ओ से बी वाला पार्ट, इसके साथ एक एंगल अगर 70 डिग्री है तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल भी 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरे मिरर को देखते हैं। 70 डिग्री एक एंगल आ गया है, एक एंगल अल्फ़ा जिसको हम देख चुके हैं, दूसरा एंगल अल्फ़ा। और अब एक और ट्राइंगल ओ बी ए में से तीसरा एंगल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल ओ बी ए में एक एंगल है 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल है 70 डिग्री, तो तीसरा एंगल जो है उसको हम बीटा ले लेंगे और तीनों का सम फिर से 180 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर टर्म्स को अगर मैनेज करेंगे 90 70 160 हो गया, 160 माइनस थीटा प्लस बीटा की टर्म 180 के बराबर आ रही है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 160 प्लस थीटा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 20 प्लस थीटा के बराबर। अब ये जो चारों एंगल हैं 70 डिग्री, अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर आने वाला है। तो पहला एंगल लिया मैंने 70 डिग्री, फिर अल्फ़ा की वैल्यू है 70 माइनस थीटा, दूसरी बार भी अल्फ़ा आ रहा है तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीटा की वैल्यू हम डाल देंगे 20 प्लस थीटा के बराबर और इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। यहाँ से थीटा को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली टर्म है 70, दूसरी है 2 इंटू 70 140 माइनस 2 थीटा की टर्म है, प्लस 20 की टर्म है, प्लस थीटा की टर्म है और सबको 180 के बराबर करना है। तो यहाँ पर माइनस 2 थीटा और थीटा मिलके माइनस थीटा बचेगा और वो दूसरी तरफ जाकर प्लस थीटा हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड बाकी टर्म्स को हम एनालाइज कर लेंगे। 70 140 मिलके बनेंगे 210, उसमें 20 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 230, इसमें से दूसरी तरफ से 180 आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू 50 डिग्री के बराबर आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। नीट 2019 उड़ीसा पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पावर P। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया हुआ है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है दोनों जो कर्वेचर का रेडियस है वो बराबर है। पावर इसकी P ले लेंगे विच इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। इट इज कट इनटू 2 सिमेट्रिकल हाफ्स, दो पार्ट में इसको हमें काटना है, बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस प्लेन में प्रिंसिपल एक्सिस होता है उस प्लेन के अलोंग इस लेंस को हम दो पार्ट्स में कट कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक लेंस बन जाएगी और नीचे वाला पार्ट जो है वो दूसरी लेंस हमें मिल जाएगी। यहाँ पर आप नोट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लेन से हमने इसको कट किया है। यहाँ पर जो दो पार्ट्स बनेंगे दोनों में ही कर्व्ड सर्फेसिस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिमेन द सेम। द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि बीच में से काटा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो इसीलिए कर्वेचर की वैल्यू सेम रहेगी, फोकल लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी। और अगर एक पार्ट की फोकल लेंथ की वैल्यू सेम आ जाती है तो पावर की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप लेंस को कट करेंगे पावर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल पार्ट। अगर हम दूसरे तरीके से यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कट करते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
इस तरीके से लेंस को दो पार्ट में बांट देते तो हमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाती और उस केस में फोकल लेंथ की वैल्यू अलग हो जाती और उस केस में भी फिर पावर की वैल्यू अलग हो जाती। इस क्वेश्चन में वो पार्ट नहीं दिया हुआ है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटा था, तो बोथ द पार्ट्स जो हैं दे विल हैव द सेम पावर एज द ओरिजिनल। ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर से। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस दी हुई है जिसमें दोनों ही कर्व्ड सर्फेसेज हैं जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर के बराबर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेसेज इज डबल ऑफ द अदर, और दोनों सर्फेसेज के रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप भी हमें दिया हुआ है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। इसमें ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसके एक सरफेस का रेडियस r1 ले लेंगे और दूसरे सरफेस का रेडियस r2 जो है उसकी वैल्यू हम ले लेंगे 2 टाइम्स r1 के बराबर, क्योंकि एक सरफेस का रेडियस दूसरे के डबल दिया हुआ है। ओवरऑल लेंस की फोकल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर के बराबर हमें दे रखी है। फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन से दोनों रेडियस की वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है। लेंस मेकर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बाय फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाती है म्यू रिलेटिव का मतलब म्यू ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ द सराउंडिंग्स, -1 की टर्म आएगी और फिर हम लेंगे 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 की टर्म। यहाँ पर रेडियस r1 और r2 की वैल्यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हमें लेनी होती है। तो साइन कन्वेंशन लेने के लिए हम इंसिडेंट लाइट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पर राइट की तरफ के जो डिस्टेंसेज हैं वो हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। किस तरीके से लेंगे बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर वैल्यूज डालना चालू करेंगे। 1 बाय f की वैल्यू, उसमें f की वैल्यू क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 25 की जो टर्म है सेंटीमीटर की यूनिट में अगर मैं लेता हूँ तो r1 और r2 की वैल्यूज़ भी मुझे सेंटीमीटर में सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो 1 बाय f की जगह मैं 1 बाय 25 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। दूसरी तरफ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंगे, कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है तो सराउंडिंग्स में एयर ले लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, -1 की टर्म भी आएगी। फिर 1 बाय r1 की टर्म हम कैसे लेंगे, इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट आ रही है और पहले कर्व्ड सरफेस को वो स्ट्राइक करेगी। पहले कर्व्ड सरफेस का सेंटर हम लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो सरफेस है उसका सेंटर हम ले लेते हैं C1। हम देख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस के कंपैरिजन में सेंटर C1 वाला पॉइंट राइट में है, जबकि राइट पॉजिटिव कन्वेंशन हमने चूज कर रखी है। तो r1 के जो भी मैग्नीट्यूड है उसको हम प्लस के साइन के साथ लेंगे। तो प्लस r1 पहले मैं ले लेता हूँ। फिर हम दूसरे कर्व्ड सरफेस पर एनालिसिस करेंगे माइनस के साइन के बाद। दूसरे कर्व्ड सरफेस का सेंटर हम लोकेट करते हैं, वहाँ पर वो सेंटर की लोकेशन आएगी C2 पॉइंट पर। अब इंसिडेंट लाइट राइट की तरफ जा रही है जबकि इस कर्व्ड सरफेस के कंपैरिजन में उसका सेंटर लेफ्ट में है, तो इसीलिए R2 का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लूँगा। तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, अगर R2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स रेडियस 1 के बराबर है तो 2r1 की वैल्यू को लेंगे और ये जो भी नंबर आएगा उसके साथ हम माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो क्वेश्चन में r1 r2 जो वैल्यूज मैंने डाली हुई है वो रेडियस की वैल्यू है, एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। और फॉर्मूला में जो r1 r2 की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो प्रॉपर साइन के साथ करते हैं, इसीलिए पहले सरफेस के लिए प्लस और दूसरे के लिए माइनस का साइन मैंने यूज किया है। अब आगे कैलकुलेशंस करके r1 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो r2 की वैल्यू भी आ जाएगी। 1 बाय 25 की टर्म एज इट इज रहने देते हैं। राइट हैंड साइड में 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 बचेगा। 0.5 को 1 बाय 2 भी हम लिख सकते हैं। फिर 1 बाय r1 की टर्म है, आगे 2 माइनस के साइन मिलके प्लस बन जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1 बाय 2r1। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। 2 की टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं न्यूमरेटर में तो 2 बाय 25 की टर्म आ जाएगी। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर लेंगे, r1 और 2r1 में से 2r1 टर्म ले लेते हैं और इससे पहली टर्म के न्यूमरेटर में 2 की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली 1 बाय r1 दिया हो तो इसको हम सेम रखते हुए 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे डिनोमिनेटर 2r1 दोनों केसेस में हो जाता है। तो पहली टर्म के न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, दूसरी टर्म के न्यूमरेटर से 1 हमें मिलता है। तो 2 बाय 25 की वैल्यू 3 बाय 2r1 के बराबर आ गई है। यहाँ से r1 की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। 25 की टर्म 3 से जाकर मल्टीप्लाई होगी। डिनोमिनेटर में एक 2 की टर्म पहले से है और एक और 2 की टर्म को भी हम ले आएंगे। तो यहाँ से 75 बाय 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 18.75 सेंटीमीटर के बराबर। R2 की वैल्यू 2r1 के बराबर ले लेंगे तो इसको डबल कर देंगे। 2 इंटू 18.75 की वैल्यू आएगी
ये आ जाती है 37.5 सेंटीमीटर्स के बराबर। ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे रखा है एंड इट इज अ स्मॉल एंगल प्रिज्म। ए की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी स्मॉल एंड इट एमर्जेज नॉर्मली फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस। तो प्रिज्म के दूसरे सरफेस से जो इंसिडेंट लाइट थी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एग्जिट कर रही। तो रेफरेंस के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे रिजल्ट्स को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रिज्म में ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें ये जो एंगल ए है दैट इज़ द एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको बहुत स्मॉल दिया हुआ है। तो वेरी स्मॉल में 1 या 2 डिग्री ये एंगल होता है, हालांकि डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा है जस्ट ताकि हम एनालिसिस आराम से कर सकें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनली रे जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इमर्ज कर रही है। तो इंसिडेंट रे आएगी हमारे पास और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई हो गया, और ये अगर प्रिज्म नहीं होता तो सीधी सीधी मूव कर जाती, बट प्रिज्म की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है। तो अब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दूसरे सरफेस पे जाकर टकराएगी, और अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा और वो एज इट इज़ बाहर चली जाएगी। क्योंकि इस केस में यही कंडीशन हमें दे रखी है कि फाइनली जो रे एमर्ज हो रही है दैट इज़ एमर्जिंग नॉर्मली फ्रॉम दी ऑपोजिट सरफेस। तो फाइनल रे जो है वो फाइनल सरफेस के परपेंडिकुलर दी हुई है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल के साथ सारे एंगल मेजर किए जाते हैं। तो सरफेस के साथ अगर एंगल 90 डिग्री है तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और अगर रिफ्रैक्शन का एंगल 0 डिग्री है तो उससे जस्ट पहले जो इंसिडेंस हुआ था उसका एंगल भी 0 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम हमारे पास बन गया है। इसमें अब ज्योमेट्री अप्लाई करके हम बाकी कंडीशंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो आई था, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो स्मॉल आर की फॉर्म में मैं ले लूँगा। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, मटीरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर दिया है, देन दी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू आई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें सॉल्व करनी है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पर प्रिज्म से एसोसिएटेड कुछ कंडीशंस हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। जो पहले सरफेस के लिए नॉर्मल मैंने बनाया था उसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, और यहाँ पर एक ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल P, इंसिडेंट रे जहाँ पर स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट है Q, और नॉर्मल को मैंने आगे एक्सटेंड किया था, वो ट्राइंगल का तीसरी साइड हो गई R। तो एक तो ट्राइंगल PQR में से हम इक्वेशंस बना सकते हैं। ट्राइंगल PQR में आप नोट करेंगे एक एंगल A के बराबर हमें दे रखा है, उसके बाद ये जो नॉर्मल था ये सरफेस से ऑफकोर्स 90 डिग्री एंगल पे होता है, तो ये 90 डिग्री मैंने ले लिया, और तीसरा एंगल इस ट्राइंगल का मैं ले लेता हूँ थीटा। तो A + 90 + थीटा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के PQR ट्राइंगल जो है उसके तीनों एंगल्स हो गए, इनका सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है 90 - थीटा के बराबर। 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ 90 बचेगा, और थीटा की टर्म दूसरी तरफ -90 हो गई है। एक और ट्राइंगल यहाँ पर देख लेते हैं। Q और R पॉइंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। यहाँ पर जो रे जा रही थी उसका दूसरे सरफेस पर जो इंसिडेंस था उस पॉइंट को ले लेते हैं S। तो ट्राइंगल QSR को इस बार आप फोकस करेंगे। ट्राइंगल QSR में एक एंगल R है, एक एंगल थीटा है, और तीसरा एंगल, चूँकि यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में कि फाइनली जो रे है वो सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो Q से S जो रे है वो भी सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो तीसरा एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ये भी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हो गए, ये भी 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से R की वैल्यू भी आ जाती है 90 - थीटा। तो आप देख सकते हैं A और R की वैल्यूज़ सेम आ गई हैं। तो एक तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि A = R। इसके बाद स्नेल्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस I था, तो साइन I की टर्म लेंगे, अपॉन इनिशियली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने R लिया है, तो साइन R के साथ उसको रेशो लेंगे। साइन I के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर जिस रे का हम मेजर कर रहे हैं वो एयर में थी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में मैं लिख दूंगा। I से इन्वर्स वाली साइड, जो डिनोमिनेटर वाली साइड में मैंने 1 लिखा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R जहाँ पर रे हमने मेजर की है वो हमारे प्रिज्म के अंदर है, तो साइन I की टर्म के सामने म्यू की टर्म में ले आऊँगा। तो साइन I की टर्म आ गई म्यू टाइम्स साइन R के बराबर। ये स्नेल्स लॉ की कंडीशन है, इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन हमने नहीं लिया। दूसरी बात, साइन I की वैल्यू फर्दर हो जाएगी म्यू × साइन A। चूँकि R और A की वैल्यू बराबर है इसलिए R को मैंने A से रिप्लेस कर दिया। तो साइन I की वैल्यू म्यू टाइम्स साइन A की फॉर्म में आ गई है।
अब स्मॉल एंगल का अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे। आप देखेंगे म्यू की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है, बट यूजुअली 1.5 1.7 इसी ऑर्डर में रहती है। तो साइन आई की वैल्यू साइन ए से बहुत बड़ी नहीं है, 1 या 2 का फैक्टर हो रखा होगा, और ए की वैल्यू दे रखी है बहुत स्मॉल। तो साइन एक्स को हम अप्रॉक्सीमेटली एक्स लिख सकते हैं इफ एक्स इज़ वेरी स्मॉल। बहुत छोटे एंगल्स के लिए साइन एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हम लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है, तो साइन ए की जगह मैं सिंपली ए लिख दूंगा। और अगर साइन ए की वैल्यू छोटी है, मे बी 0.1 0.2 या 0.01, तो साइन आई की वैल्यू भी म्यू टाइम साइन ए कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, इसीलिए साइन आई को भी मैं रिप्लेस आई से कर दूंगा। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन मैंने क्या लिया, साइन आई को नियरली आई ले लिया है और साइन ए की वैल्यू को मैंने ए ले लिया है। तो आई की वैल्यू म्यू टाइम्स ए आ गई है। ऑप्शन नंबर 4 वॉज द करेक्ट आंसर। If the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हमें दे रखा है। सपोज ये बाउंड्री में बना देता हूँ, ऊपर का मीडियम वैक्यूम ले लेंगे और नीचे जो भी गिवन मीडियम है अकॉर्डिंगली। तो इंसिडेंट लाइट जब हमारे गिवन मीडियम से वैक्यूम में एंटर करेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम 45 डिग्री ले लेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो ये क्रिटिकल एंगल हमारे पास वैल्यू आ जाती है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर आ जाता है। एकदम ग्रेज करते हुए इंटरफेस को रिफ्रैक्टेड रे जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज़्यादा ले लेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो ये क्रिटिकल एंगल सी, इसके लिए सिंबल मैं यूज़ कर लेता हूँ, 45 डिग्री दे रखा है। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम इज, तो जो मीडियम हमें दे रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सॉल्व कर सकते हैं क्रिटिकल एंगल की इन्फॉर्मेशन से, और अकॉर्डिंगली उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे साइन सी की टर्म 1/μ के बराबर होती है। अगर वैक्यूम के कंपैरिजन में एंगल दे रखा है हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्रिटिकल एंगल, तो साइन ऑफ दैट क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ। तो साइन 45 डिग्री एज पर दिस क्वेश्चन इसको पुट कर देंगे, ये 1/μ हो जाएगा। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू सिंपली √2 के बराबर आ जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम किस तरीके से आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी ले लेंगे, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो भी म्यू का फैक्टर है उससे कम हो जाती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड लेंगे और इसको म्यू की टर्म √2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3/√2 × 10⁸ हमारा आंसर आ गया, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है एंड इट वॉज द करेक्ट आंसर। An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f, where f is the focal length. The image will be at. तो मिरर के लिए फॉर्मूला अप्लाई करके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस में शो कर रहा हूँ, और इसमें फोकस जो होगा मिरर के सामने एक पॉइंट रहेगा, उसका डबल डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है मिरर के लिए। तो f और 2f के बीच का जो पॉइंट है 1.5f पर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है। तो ये मिरर का पोल P ले लेंगे जिससे डिस्टेंस मेजर करते हैं, और ऑब्जेक्ट की लोकेशन को मैं O से रेफर कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो P और F के बीच का डिस्टेंस है दैट लेंथ इज गिवन एज F, और P और O के बीच का जो डिस्टेंस है दैट लेंथ इज गिवन एज 1.5f। इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो पोल के राइट के डिस्टेंस इज पॉजिटिव और उससे लेफ्ट के जो भी लोकेशन है उनकी लोकेशन मैं नेगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ले लूँगा। और मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोल से लेफ्ट में ही फोकस है और पोल के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट है, तो दोनों डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन के साथ आने वाले हैं। तो जो भी लेंथ है उसको हम नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये जो फोकल लेंथ की टर्म है इसको मैं -f पुट करने वाला हूँ। क्वेश्चन में फोकल लेंथ की जो भी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर या f सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, वो माइनस के साइन के साथ पुट होती है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसकी डिस्टेंस की लेंथ है 1.5f, और वो भी पोल के लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो उसकी वैल्यू में माइनस के साइन के साथ जो भी डिस्टेंस है 1.5 वो लेने वाला हूँ। तो इन पर्टिकुलर साइन के साथ ही v की वैल्यू भी हमारे पास आएगी, और वो भी नेगेटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट f और c के बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड c बनती है। तो पोल के लेफ्ट में ही इमेज बनने वाली है, तो उस हिसाब से वो उसकी लेंथ उसकी लोकेशन भी नेगेटिव ही आएगी। तो 1/v की वैल्यू हो जाती है 1 फोकल लेंथ माइनस 1/u, दोनों टर्म्स प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आएंगी। तो 1/v की टर्म को f की जगह में -f डाल रहा हूँ, क्योंकि फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है, साइन कन्वेंशन हमने बाद में अप्लाई की थी। और माइनस के साइन के बाद 1/u में u की जगह भी -1.5f में ले रहा हूँ।
तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -1/f प्लस 1/1.5f। और सिंप्लीफाई करेंगे 1/v की वैल्यू में, डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म्स को ले लेते हैं, उसमें से f की टर्म तो कॉमन है, तो 1.5f को कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँगा। पहली टर्म में माइनस के साइन के साथ 1.5 आ जाएगा, क्योंकि -1/f को -1.5 अपॉन 1.5f करके भी मैं लिख सकता था, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दूसरी टर्म का डिनोमिनेटर तो हमने ले ही लिया, तो +1 की टर्म आ जाएगी। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी -0.5 डिवाइडेड बाय 1.5f। रेसिप्रोकल लेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी 1.5f डिवाइडेड बाय -0.5। 1.5 बाय 0.5 3 हो जाएगा, हमारा आंसर -3f आ गया है। ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। The power of a biconvex lens is 10 diopters and the radius of curvature of each of the surface is 10 centimeters. Then the refractive index of the material of the lens is. Biconvex lens हमें दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही convex surfaces हैं और दोनों का ही radius of curvature भी same है। तो दोनों का radius R1, R2 उसकी जो values हैं उनका मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर के बराबर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ पावर की वैल्यू दी हुई है 10 डायोप्टर्स के बराबर। पावर आप ध्यान देंगे फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, वेयर द फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो पावर की वैल्यू जब 1/f की जगह हम यूज़ करेंगे और उसमें मीटर्स में हमें ये आंसर लिखना है, तो रेडियाई की जो टर्म्स हैं उनको भी मीटर्स में हमें कन्वर्ट करना होगा और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 अपॉन फोकल लेंथ की वैल्यू होती है μ-1। म्यू की टर्म जो है दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, तो वैक्यूम के हिसाब से डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का म्यू आ जाएगा। उसके बाद की जो टर्म होती है वो होती है 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 जो है रेडियाई ऑफ कर्वेचर प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हमें लेने हैं। तो सपोज ये यहाँ पर मैं दोबारा एक बार डायग्राम बना रहा हूँ और इंसिडेंट लाइट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले लेते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस पॉइंट पर मिलेगी वहाँ से हमें फोकस पता चलता है। तो पहला जो सरफेस जिसको ये स्ट्राइक करेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 लेंगे और ये लाइट फिर दूसरे सरफेस को स्ट्राइक करेंगे, उनका रेडियस r2 लेंगे। पहला जो कर्व्ड सरफेस है उसका सेंटर अगर आप देखेंगे तो वो राइट में C1 पड़ेगा और दूसरे कर्व्ड सरफेस की सेंटर के ऊपर आप फोकस करते हैं तो वो C2 हमें लेफ्ट की तरफ मिलता है। तो जहां पर ये रेज पहले सरफेस को स्ट्राइक करेंगी उसको रेफरेंस मानते हुए हम देखेंगे C1 राइट की तरफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में। तो उसका जो सेंटर का डिस्टेंस है जो R1 की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है। तो R1 की वैल्यू तो +10 सेंटीमीटर लेनी है। यूनिट कन्वर्जन भी हमें करना है, वो भी ध्यान रखेंगे मीटर्स और सेंटीमीटर का। और फिर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसके बाद ये दूसरे सरफेस को स्ट्राइक करेगी। अब दूसरे सरफेस का सेंटर लेफ्ट में है एज कंपेयर टू दिस सरफेस और इंसिडेंट लाइट है राइट की तरफ, तो उसका C2 का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो R2 की वैल्यू में -10 सेंटीमीटर पुट करने वाला हूँ इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। और 1/f की वैल्यू आती है लेंस मेकर फॉर्मूला में और 1/f को ही पावर हम बोलते हैं। तो पावर की वैल्यू 10 डायोप्टर्स 1/f की जगह लिखी जा सकती है। तो 10 की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। राइट हैंड साइड में पहली टर्म μ-1 की आएगी। दूसरी टर्म देखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दो 1/r1 की वैल्यू 1/10 सेंटीमीटर पुट होनी थी। तो 10 सेंटीमीटर को 10/100 मीटर्स हम लिखेंगे SI यूनिट्स में। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, तो ये 100/10 आएगा और 100/10 का मतलब ये 10 होता है। तो SI यूनिट्स में जब 1/r1 की वैल्यू आएगी तो प्लस साइन के साथ हम 10 डालेंगे। फिर माइनस की टर्म है, उसके बाद फॉर्मूला में हमें लेना है 1/r2। 1/r2 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1/r2 की वैल्यू हमें लेनी है -10 साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब ये -10 सेंटीमीटर है तो -10/100 मीटर डिनोमिनेटर में मैं डाल दूंगा। तो ये 100 ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हमारा आंसर आएगा -100/10 विच मीन्स -10। तो माइनस के साइन के बाद -10 हमें पुट करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 है, राइट हैंड साइड μ-1 इंटू 10 -10, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गए, 10 + 10 20 आ गया। तो यहाँ से μ-1 की वैल्यू सिंपली 10/20 आ जाती है विच इज़ 1/2। इससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी -1 दूसरी तरफ ऐड हो जाएगा 1/2 + 1 के बराबर। 1/2 + 1 हो गया 3/2। तो 3/2 वैल्यू आ गई है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। A plano convex lens of unknown material and unknown focal length is given. With the help of a spherometer we can measure the. तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि लेंसेज के लिए जो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम स्फेरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। लैब मैनुअल में डिस्कशन किया गया है, इनफैक्ट एक्टिविटी नंबर एक्सपेरिमेंट नंबर 15 में ये डिस्कस किया गया है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्फेरोमीटर। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर।